इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किया ना कोलाइड्स का। हाँ भाई, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। उसमें हमने ये डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कि कोलाइड पे चार्ज का ओरिजिनेशन कैसे होता है। मैक्सिमम कोलाइड चार्ज्ड होते हैं, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उस पे चार्ज प्रेजेंट होता है ना। यही कर रहे थे ना, लिख के बोल भाई, यही कर रहे थे ना शायद। हाँ भाई, कल की क्लास में यही किया था ना। मैक्सिमम कोलाइड चार्ज्ड होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। आपका जो कोलाइड है वो एक्चुअल में बाहर से कुछ आयंस को एड्सॉर्ब कर लेता है, उस कारण से उसका चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। तो सोचना, अगर अगर हमारे कोलाइड पे चार्ज प्रेजेंट होगा, दैट विल रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कोलाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो यही से स्टार्ट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, अगर कोलाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका नेट मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। का ओरिजिनेशन यहां से स्टार्ट होता है। तो शायद मैंने ये करा दिया था ना, ये पॉइंट लिखा दिया था कि सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन के कारण से कोलाइड पे चार्जेस अपीयर हो जाता है। और एक चीज और ध्यान से सुनना, जो कोलाइडल सिस्टम है ना, वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब ऐसा कि अगर कोलाइडल, जैसे अगर बात करते हैं तो जैसे आपको याद होगा कि आपका जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें दो टाइप का, उसमें दो एंटिटीज प्रेजेंट होती है ना। एक तो होगा डिस्पर्शन मीडियम और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज है वही कोलाइडल पार्टिकल्स है ना। जो डिस्पर्शन मीडियम है, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने पढ़ा था ना। कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि जितना सारा कोलाइडल सिस्टम पॉसिबल है ना, सबका सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि अगर डीपी पे चार्ज पॉजिटिव है तो डीएम का चार्ज उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। अगर आपके डीपी का चार्ज नेगेटिव है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके डिस्पर्शन मीडियम पे भी प्रेजेंट रहेगा। ये बात यहां पे आपको समझ लेनी है कि जो कोलाइडल सिस्टम होता है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं तो वहां पे दो फिनोमेनन्स का डिस्कशन आपको करना होता है, एंड दोज आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। चलिए बारी बारी से बात करेंगे, सिंपल सी बातें हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन यहां पे ज्यादा नहीं है। तो चलिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का जो पहला पार्ट है उसको स्टार्ट करिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का जो पहला फिनोमेना होगा उसको यहां पे हमने शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिखेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। देख सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देख पॉइंट यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो जो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स है ना, उसमें कुछ नेट मूवमेंट हो जाता है जिसका कारण उस पे प्रेजेंट चार्ज है। इसी मोमेंट को हमेशा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसका एक डायग्राम हम प्लॉट करेंगे, उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बस यहां देखो, देखो यहां विस्तार है। ड्रॉ दिस करस्पॉन्डिंग डायग्राम। जैसे एक यू शेप का ट्यूब आपको ऐसे प्लॉट करना है, ये हो गया। फिर ये ऐसे हो गया, लाइक दिस, ये ऐसे। दोनों ट्यूब में दोनों साइड आपको यहां पे दो दो इलेक्ट्रोड, जैसे ये इसमें कोलाइडल सिस्टम है। इसमें क्या प्रेजेंट है भाई? आपका कोलाइडल सिस्टम है। इसमें कोलाइड हमने भर दिया हुआ है, ऐसे हमने सोच लिया। तो जब हमारे पास कोलाइड होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल कंटेन द डिस्पर्स्ड फेज। मतलब यहां पे कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ऐसे बोल सकता है ना। यहां पे कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ऐसे बोला जा सकता है। इन द डिस्पर्शन मीडियम, ये भी कहा जा सकता है। अब देख क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड यहां पे दोनों साइड आपको अटैच करना होगा। एक इलेक्ट्रोड यहां पे ड्रॉ करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड को यहां पे ड्रॉ करेंगे। सबको देख रहा, इस इलेक्ट्रोड का चार्ज यहां पे प्लस होगा और इसका चार्ज यहां पे सपोज कर माइनस हो गया। दो इलेक्ट्रोड यहां पर आपको सिस्टम में डिप करना है, उसमें से एक का चार्ज प्लस होगा, दूसरे का सपोज करो माइनस होगा। जैसे मैंने बोला कि भाई कोलाइड पे कुछ ना कुछ चार्ज हमेशा प्रेजेंट होता है ना, या तो चार्ज प्लस होगा या चार्ज आपका माइनस होगा।
तो चलो भाई एग्जांपल के तौर पे मैंने माना कि जो आपका यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है, जो आपका यहाँ पे डीपी पार्टिकल है ना, जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, सपोज करो उसका चार्ज है पॉजिटिव, यहां पे प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। तो सोचना, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज यहां पे पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव पोल से हमेशा अट्रैक्ट होगा। मतलब कि देख क्या पॉसिबल हो सकता है, हाँ भाई, ये जो पार्टिकल होगा इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, सारे कोलाइडल पार्टिकल यहां पर इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ठीक है, चलो पार्टिकल यहां पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल्स यहां पे मूव करेगा, सबको देख रहा है। अल्टीमेटली ये जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो यहां पे आके इससे अटैच हो जाएंगे, यहां पर आके इससे अटैच हो जाएंगे, और अल्टीमेटली यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट है वो आपको दिख रहा होगा ना, यही नेट मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। इसी मूवमेंट को हमेशा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, राइट ना। तो इसका स्टेटमेंट आपको पहले नोट करना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर लेना, या डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो ठीक है, स्टेटमेंट नोट करो, जो भी करना है करो, पहले स्टेटमेंट लिखो इसका। राइट डाउन द नेट मूवमेंट ऑफ, लिखिएगा द नेट मूवमेंट ऑफ, the net moment of colloid particles, the net moment of colloid particles under an electric field, under an electric field is called electrophoresis. अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, राइट, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आप डायग्राम प्लॉट करिए जल्दी से, जल्दी डायग्राम प्लॉट करो, फिर आपको दूसरा टर्म यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दूसरा टर्म यहां पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। सी व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? देख, ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको याद होगा शायद ना। अबे ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको याद है, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में किया हुआ है ना। ऑस्मोसिस का डिस्कशन हमने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में करा हुआ है, ठीक है ना। तो बस वही कुछ यहां पर आपको फॉलो करना है। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि भाई ऑस्मोसिस वहां पे पॉसिबल होता है जहां पर एसपीएम का प्रेजेंस होता है। कुछ याद है, लिख के होता, एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद है, लिख के बोल। ऑस्मोसिस वहां पे पॉसिबल होता है जहां पर एसपीएम का प्रेजेंस होता है। कॉन्सेप्ट यहां पे बड़ा सिंपल सा, देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जैसे मैंने बोला ना कि आपका जो कोलाइडल सिस्टम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके डीपी का चार्ज पॉजिटिव है तो डीएम का उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, अगर डीपी का चार्ज आपका नेगेटिव है तो डीएम का उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब कि डीएम पे भी चार्ज प्रेजेंट होगा, डिस्पर्शन मीडियम पे भी चार्ज प्रेजेंट होगा, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। बस यहां पे कंडीशन है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा वो हमेशा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां ध्यान से देखो क्या हो सकता है। यहां देखो सारे, जैसे यहां देखो, एक इसका डायग्राम हमें प्लॉट करना है, दैट्स अ काइंड ऑफ रफ डायग्राम ही होगा, मतलब छोटा सा डायग्राम इसका प्लॉट करना है। मैं ड्रॉ करता हूं, आपको भी ड्रॉ करना। देखो, ये आपका यहां पर हो गया, इट्स अ वेसल, ये एसपीएम है, ये हमने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर एसपीएम है, मतलब ऐसे दो एसपीएम अटैच कर भाई, ऐसे यहां पे दो एसपीएम को हमने सपोज करो अटैच कर दिया, राइट। इसमें प्रेजेंट है कोलाइड, देख भाई यहां पे बाहर से कोलाइड हमने डाला है, इसमें बीचों बीच क्या प्रेजेंट है? कोलाइड प्रेजेंट है। जब कोलाइड प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका डीपी का पार्टिकल्स हो जाएगा जो कि डीएम के अंदर प्रेजेंट रहेगा, डिस्पर्शन मीडियम के जो अंदर प्रेजेंट रहेगा, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है।
चल बाहर यहां पे क्या प्रेजेंट है, तो बाहर प्रेजेंट है प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट। इसके बाहर क्या है, प्योर सॉल्वेंट। देख मैं यहां पे सब कुछ लिख रहा हूं, ये है कोलाइड, ये आपका कोलाइड हो गया। यहां पर क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। इधर भी क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। चलो ऐसा कर लिया। अब देखो ध्यान से देख, दो इलेक्ट्रोड यहां पर आपको अटैच करना है, तो एक इलेक्ट्रोड ऐसे अटैच करेंगे लाइक दिस, एक इलेक्ट्रोड यहां पे अटैच करो और एक इलेक्ट्रोड को यहां पर भी अटैच कर दो। मगर दोनों का चार्ज आपको सेम रखना। मैं बताता हूं करना क्या। यहां देखिए, इस बार मान के चलते हैं, यही मान के चल कि जो आपका डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। मान लो जो डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज यहां पर होगा दैट विल बी पॉजिटिव। इस बार भी यही माना, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज का, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज यहां पे पॉजिटिव है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज यहां पे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि जो डिस्पर्शन मीडियम पे चार्ज प्रेजेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव। देख करना क्या है, यहां पे चार्ज प्लस अप्लाई करेंगे, यहां पर भी चार्ज प्लस ही अप्लाई करेंगे, ऐसे कुछ करना है। और आपको जैसे मालूम है कि एसपीएम के थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल है, कोई अदर पार्टिकल एसपीएम को क्रॉस नहीं कर सकता, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। देखा क्या होगा, जो आपका यहां पे डिस्पर्शन मीडियम है, जैसे मान लो आपका मीडियम यहां पे वाटर है, तो यहां पे भी वाटर, यहां पर भी वाटर प्रेजेंट होगा, बीचों बीच हमने एसपीएम को अटैच किया हुआ है। मान लो यहां पे चार्ज प्लस हमने सप्लाई करा, यहां पे चार्ज हमने प्लस सप्लाई करा, अब दो बोल क्या होगा, अब तुम भी बताओ क्या होगा, बात तो जरा। प्लस और प्लस चार्ज यहां पे प्रेजेंट होगा, तो वाटर कहां जाएगा, बोल। वाटर अंदर से मतलब वाटर इधर आएगा या इधर से अंदर जाएगा, बोल। फिर इसमें क्या होगा, सोच के बता। वाटर का चार्ज यहां पे माइनस है ना, तो वाटर इस पोल से अट्रैक्ट होगा, वाटर इस पोल से भी अट्रैक्ट होगा ना। मतलब सिंपल है कि जो डीएम का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स दीज इलेक्ट्रोड्स होगा, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है ना। और ये जो मूवमेंट यहां पर होगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ध्यान रखो, बहुत आसान है, ध्यान रखो कि अगर कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और अगर डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होता है तो प्रोसेस को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहा जाता है, बशर्ते आपका जो मूवमेंट है दैट मस्ट बी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझे ना। तो भाई इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज यहां पे दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपको शायद यह समझ में आ गया होगा, बाकी इसका स्टेटमेंट आपको नोट करना है। अब ये तुम बताओ, अगर कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज यहां पर नेगेटिव होता सपोज करो, तो इस केस में वाटर का चार्ज क्या होता, प्लस, और उस केस में यहां पे इलेक्ट्रोड्स आपको माइनस अप्लाई करना पड़ता ना। ऐसे आपको सोचना है। तो काम करो, इसका स्टेटमेंट आपको नोट करना है, उसके बाद डायग्राम प्लॉट करना। नोट द स्टेटमेंट फर्स्ट, लिखना शुरू करो। लिखो इसका स्टेटमेंट। द नेट मोमेंट ऑफ द नेट मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ the net moment of the particles of dispersion medium, the net moment of the particles of dispersion medium dispersion medium through a semi permeable membrane, dispersion medium through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane under an electric field, under an electric field, under an electric field is called electroosmosis. Under an electric field is called electroosmosis. Under an electric field is called electroosmosis. इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। और जहां तक सवाल है बाकी सारी चीजों का, मैं बताता हूं। देखो ये क्या होगा, एसपीएम, ये भी एसपीएम ना, दोनों एसपीएम है। ये तो पहले से अंडरस्टूड है ना, दिस कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्लियर ना। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का है। डेफिनेशन मैंने नोट करा दिया है ना। तो चलो डायग्राम इसका प्लॉट करो, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लॉट द डायग्राम फर्स्ट, जल्दी ड्रॉ करना।
अगर आप फिजिक्स का थोड़ा सा रिकॉल करें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस, सबने सुना उसके बारे में। देखो, कोलाइडर पार्टिकल का जो डायमेंशन होता है वो अच्छा खासा होता है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल के बीच का जो कोहेशन फोर्सेस है, कोलाइडर पार्टिकल के बीच का जो कोहेशन फोर्सेस है वो सिग्निफिकेंट होता है। मतलब ऐसा कि अगर हमारे पास कोई सा भी कोलाइडल सिस्टम है ना, अगर इसको मैं रफली यहां पे ड्रॉ करूं, ये नोट मत करना, जैसे मान लो ये वेसल हो गया और इसमें कोई कोलाइडल सिस्टम यहां पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होगा। चल ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स है वो काफी बड़ी साइज का है ना भाई। भाई कह सकते हैं इसका जो डायमेंशन है वो अच्छा खासा है, और जब डायमेंशन अच्छा खासा होता है ना, तो कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स आपस में आसानी से अट्रैक्ट होने लगता है। तो अगर कोई प्रिकॉशन यहां पे ना रखा जाए ना, अगर कोई प्रिकॉशन यहां पे ना रखा जाए, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा वो आपस में अटैच होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू कोहेशन फोर्सेस। तो जब कोलाइडर पार्टिकल आपस में अटैच होना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो पार्टिकल्स का नेट साइज होगा बढ़ने लगेगा, और वो साइज बढ़ के सस्पेंशन की रेंज में आ जाएगा। और आपको मालूम है कि सस्पेंशन जो है वो ग्रेविटेशनली सेटल डाउन हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण से कोलाइडर पार्टिकल आपस में अटैच होने लगता है। जब ऐसा होगा तो सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपको मालूम है कि सस्पेंशन में ऑब्वियस सी बात है सस्पेंशन ग्रेविटेशनली सेटल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कोलाइड का कोगुलेशन कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कोलाइड्स का कोगुलेशन कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये कोगुलेशन आमतौर पे होता क्यों नहीं है, इसका एक रीजन है। जैसे मैंने भी चार्ज की बात करी ना, सोच के देखो, अगर कोलाइड पे चार्ज प्रेजेंट होगा, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट होगा, आइदर प्लस और माइनस, अगर सारे पार्टिकल्स की बात करेंगे या तो प्लस प्रेजेंट होगा या माइनस होगा। जैसे मैंने बोला ना कि भाई जो डीपी का चार्ज होगा उसका अपोजिट आपका डीएम का चार्ज होता है, एंड वाइस वर्सा। तो सोचना, अगर कोलाइड पे चार्जेस प्रेजेंट है तो कोलाइड पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होगा और वहां पे कोगुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात कही जा सकती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज होता है ना, उसके कोगुलेशन को रोकता है, उस कारण से उसका जो कोगुलेशन है वो रुका रहता है। अगर किसी तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, अगर किसी तरीके से चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर देना, जो पार्टिकल्स पे यहां पे चार्ज प्रेजेंट है, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें चार्ज के चलते रिपल्शन है ना, और फिर कोगुलेशन यहां पे नहीं हो पा रहा। तो अगर जैसे मैं बोलूं, अगर हमने चार्ज को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर से जो कोहेशन फोर्सेस होगा वो डोमिनेंट फोर्स हो जाएगा, और आपका जो सिस्टम होगा वो कोगुलेट हो जाएगा। आपका जो कोलाइडल सिस्टम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गए, ग्रेविटेशनली सेटल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन वो बिल्कुल कर लेगा, है ना। तो चार्ज को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कोगुलेशन पॉसिबल हो सकता है, और चार्ज का डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है बाय यूजिंग द सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबकी बात यहां पे हम बारी बारी से करेंगे। पहले कोगुलेशन का मतलब क्या होगा आप नोट कर लो, मतलब समझा मैंने दिया है, आपको जस्ट यहां पे नोट करना है, नोट करिए। नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, अलग से, ये अलग टॉपिक है। प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, ये अलग टॉपिक है। तो चलिए हेडिंग दीजिए, कोगुलेशन ऑफ कोलाइड दे दिया ना, इसमें लिखना स्टार्ट करो, लिखो इसमें द एग्रीगेशन ऑफ colloid particles, the aggregation of colloid particles, the aggregation of colloid particles to form precipitate, to form precipitate is called, to form precipitate is called the coagulation of colloid, is called the coagulation of colloid, is called the coagulation of colloid, है ना। ओके, अब यहां पे एक छोटे से रूल का डिस्कशन आपको करना होता है जिसको हार्डी-शुल्ज रूल कहते हैं। हेडिंग को लिखो, हार्डी-शुल्ज रूल।
हार्डी शुल्ज रूल, है ना। इसी में वो सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो लिखिए पहला पॉइंट, इस रूल का पहला पॉइंट आपको नोट करना है, नोट करिए। जैसे मैंने बोला ना, अभी मैंने बोला कि जो कोलाइड पे चार्ज प्रेजेंट होता है ना, उस कारण से पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन पॉसिबल हो जाता है। उस रिपल्शन की वजह से कोगुलेशन यहां पे रुका रहता है। कोगुलेशन आमतौर पे जल्दी से किसी कोलाइड का इसी कारण से नहीं होता है। फिर मैंने बोला कि अगर आपको कोगुलेशन किसी कोलाइड का कराना है तो चार्ज का डिस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा ना, आपको चार्ज का डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चार्ज को डिस्ट्रॉय करना कैसे पॉसिबल हो सकता है, सोच के देखो। जैसे मान लो अगर ये कोलाइडल सिस्टम आपको दिया हुआ है जहां पे कोलाइड का चार्ज प्लस है, मीडियम का माइनस है, मैंने सोच लिया, या कोलाइड का माइनस है तो मीडियम का प्लस है। चल मान लो इस बार कोलाइड का चार्ज नेगेटिव है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ऐड करेंगे, सपोज कर हमने यहां पे NaCl को अटैच इसमें ऐड कर दिया, सपोज करो अगर हमने सॉल्यूशन ऑफ NaCl इसके अंदर हमने अटैच कर दिया, इसके अंदर हमने पुट कर दिया, तो जो Cl माइनस होगा, सॉरी जो Na प्लस होगा, वो कोलाइड के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, उस पर डिपॉजिट होके ये इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब कोलाइड का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो कोहेशन फोर्सेस यहां पे डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ जी, कोहेशन फोर्सेस यहां पे डोमिनेंट हो जाएगा और तब जाके कोलाइड का कह सकते हैं कि कोगुलेशन होगा, कोलाइड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। मतलब कि आयंस ऐड करने से, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से आपके कोलाइड का कोगुलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो वही सब कुछ आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा। देखिए इस रूल का पहला पॉइंट नोट करिए, लिखिए when electrolytes are added, write down, when electrolytes are added to a colloid, when electrolytes are added to a colloid, the charge present on dispersed phase particles, the charge present on dispersed phase particles, dp particles are neutralized, dp particles are neutralized, dp particles are neutralized, are neutralized so that the coagulation of colloid takes place, so that the coagulation of colloid takes place, so that the coagulation of colloid takes place, coagulation of colloid takes place। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आपको यहां पे कोगुलेशन पावर ऑफ आयन के बारे में सोचना। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि भाई चार्ज का डिस्ट्रक्शन तो आयन की वजह से होगा। जैसे अगर इस कोलाइड में NaCl पुट करेंगे तो आपका जो NaCl में जो Na प्लस होगा वो इस कोलाइड को, इस कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, उस कारण से कोगुलेशन यहां पे पॉसिबल हो जाएगा ड्यू टू कोहेशन फोर्सेस। ये हमने पहले से जाना हुआ है। अब ध्यान से आपको यहां पे कोलाइड का जो कोगुलेशन पावर है ना, आयन का जो कोगुलेशन पावर है उसके बारे में बात करनी है कि भाई कौन सा आयन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है कोगुलेशन के टाइम और कौन सा लेस इफेक्टिव होता है, आपको यह समझना पड़ेगा। देख सिंपल सा रूल है, यह रूल कहता है कि किसी आयन का जो कोगुलेशन पावर है ना, उसके जो कोलाइड को कोगुलेट करने का जो पावर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी। और आपको मालूम है जो आयन का वैलेंसी होता है उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना, अरे मालूम है आयन का वैलेंसी इसके चार्ज का मॉड होगा, ये सबने पढ़ा हुआ है ना। देख कॉमन सेंस की बात है ना, ऐसे सोच। अगर मान लो अगर आपके आयन पे चार्ज ज्यादा होगा, एडेड आयन पे चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वो आसानी से कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा ना, यानी आसानी से आपका जो कोलाइडल सिस्टम होगा वो कोगुलेट हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। अगर चार्ज आपका वीक है, अगर आपके एडेड आयन पे कम चार्ज प्रेजेंट है, वो आसानी से कोलाइड्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और कोगुलेशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये इस रूल में कहा गया है
कि जो कोगुलेशन पावर होगा, जो आपका कोगुलेशन पावर, देख भाई, कोगुलेशन पावर को फ्लक्चुएशन पावर भी कहा जाता है। तो कोलाइड का जो आयन का जो कोगुलेशन पावर होगा, जो एडेड आयन है उसका जो कोगुलेशन पावर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयन। ये हमेशा आयन की वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका ध्यान रखना है। कोगुलेशन पावर हमेशा आयन के वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट यहां पर है कोगुलेशन वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, देख इसका क्या मतलब हो सकता है। हेडिंग इज कोगुलेशन वैल्यू। अभी यहां देखो सारे, सबसे बेस्ट यहां पर यह होगा कि आप इसको डिफाइन कर लो, इसका डेफिनेशन आप पहले नोट कर लो, उसके बाद इसका एलेबोरेशन करेंगे, आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। डिफाइन कोगुलेशन वैल्यू, सेकंड पॉइंट को नोट कर लिया सबने? सेकंड पॉइंट सबका नोट हो चुका होगा ना। तीसरा पॉइंट कोगुलेशन वैल्यू का पॉइंट है, इसका डेफिनेशन आपको पहले नोट करना है, फिर इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, ऊपर का हो गया ना, लिखो डेफिनेशन इसका, नोट करो। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, आई होप आपको मिलीमोल्स याद होगा, याद है ना? पहले बता, मिलीमोल्स याद है कि भूल गए? मिलीमोल्स का मतलब क्या? मोल्स इनटू 1000। अबे सुना हुआ कभी? सुना था ना स्टोइशियोमेट्री 1 में, स्टोइशियोमेट्री में +1 में सुना था इसके बारे में ना। तो ठीक है, मिलीमोल्स, हाँ, तो मैंने बोला नंबर ऑफ मिलीमोल्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कोगुलेट to coagulate 1 liter of a colloid, 1 liter of a colloid completely, 1 liter of a colloid completely under 2 hours, अंडर 2 आवर, 2 घंटे के अंदर, अंडर 2 आवर, अंडर 2 आवर इज कॉल्ड द कोगुलेशन वैल्यू, इज कॉल्ड द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द आयन, इज कॉल्ड द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द आयन, इज कॉल्ड द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द आयन, है ना? अब इसका मतलब समझो, ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है। देख यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके मैं समझाता हूं, यहां देख सारे, रफ वर्क है, नोट मत करियो, बस समझो इसको खाली। जैसे मान लो एक कोलाइड आपको दिया हुआ है जिसका टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर, कोलाइड आपको दिया हुआ है, इट्स टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, मान लो ऐसा। इसमें बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का मतलब आयन को ऐड करना भाई, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का मतलब क्या बोल? आयन को ऐड करना, यही ना? तो यहां से, यहां बाहर से आयन ऐड करेंगे भाई, आयंस आपको बाहर से ऐड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब ऐसा करेंगे तो कोगुलेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, यही तो हमने सीखा ना। जब आयंस ऐड करते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता चला जाता है ना, कोहेसिव फोर्सेस आपका डोमिनेंट हो जाता है, तब जाके कोगुलेशन पॉसिबल होता है। ये बात मैं आपको अब 10 बार समझा चुका, अब ध्यान से देख। तो अगर आयन यहां पर ऐड करेंगे कोगुलेशन पॉसिबल होगा। अगर यहां पर आयन का x मिलीमोल हमने ऐड करा, अगर हमने आयन का x मिलीमोल ऐड करा और पूरा कोलाइड यहां पे कोगुलेट हो गया विद इन 2 आवर्स, टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, विद इन 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, है ना? विद इन 2 आवर्स अगर पूरा कोलाइड यहां पे कोगुलेट हो जाएगा ना, तो ये जो x होगा वो एडेड आयन का कोगुलेशन वैल्यू हो जाएगा। जो x यहां पर होगा वो एडेड आयन का कोगुलेशन वैल्यू हो जाएगा। एक बार फिर से, कोलाइड आपको लेना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 लीटर, उसमें आयंस ऐड करेंगे, है ना? और आयंस ऐड करने से कोलाइड का पूरा कोगुलेशन हो जाना चाहिए विद इन 2 आवर्स। तो जो मिलीमोल्स हम ऐड उस समय करेंगे ना, जितने मिलीमोल ऐड करने से, मिनिमम मिलीमोल ऐड करने से ऐसा पॉसिबल होगा, उस मिलीमोल के नंबर को हमेशा गिवन आयन का कोगुलेशन वैल्यू कहा जाएगा। अब ये तुम बताओ,
यहां पे दो टर्म्स की बात है ना, एक टर्म यहां पर कोगुलेशन पावर, दूसरा कोगुलेशन वैल्यू। आपको यह बताना है कि कोगुलेशन पावर अगर बिगर होता होगा तो कोगुलेशन वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा, सोच के बता। अगर कोगुलेशन पावर ज्यादा है, अगर सीपी ज्यादा है, देख यहां पे हम टर्म अब यूज करेंगे सीपी और सीवी। ये टर्म बार बार आपको आगे यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, तो बस यहीं से समझ ले, कोगुलेशन पावर को सीपी से एक्सप्रेस करना है, कोगुलेशन वैल्यू को सीवी से। चल मेरा यहां पर यह कहना है, ये बात आप नोट करना, ये स्टार मार्क देके नोट करना, मेरा यहां पर यह कहना है कि अगर किसी आयन का सीपी हाइयर होगा, सोच अगर किसी आयन का सीपी ज्यादा होगा, उसका सीवी बढ़ेगा कि कम होगा, सोच के बता। अगर सीपी ज्यादा होगा तो सीवी बढ़ेगा कि कम होगा, सोच के बता। अबे ज्यादा इफेक्टिव अगर आयन होगा आपका, कोगुलेशन पावर ज्यादा होने का मतलब क्या, आयन ज्यादा इफेक्टिव है ना, तो जो ज्यादा इफेक्टिव होगा वो थोड़े से ही में अपना काम कर लेगा ना भाई। अगर ज्यादा इफेक्टिव आयंस यहां पे हम वेसल में डालेंगे कोगुलेशन के लिए, तो कुछ मिलीमोल्स यहां पे पुट करेंगे और कोगुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो याद रखिए, जो कोगुलेशन पावर होता है ना, वो हमेशा कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा कुछ। तो अगर यहां पे सीपी ज्यादा है तो सीवी कम हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर सीपी हमने बढ़ा दिया तो सीवी कम हो जाएगा, अगर सीपी हमने कम कर दिया तो सीवी यहां पर क्या बोल बढ़ जाएगा। ऐसे कुछ आपको यहां पे सोचना होता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। तो ये आपका हार्डी-शुल्ज रूल है जो कि इस तरीके से काम करता है। अब अगला डिस्कशन है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो किसी भी कोलाइड को, देखिए कोलाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटीज, हम आगे इसका प्रैक्टिकल यूजेस पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस आगे हमें पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसका क्या क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है ना। जितना सारा जो घर का पेंट वगैरह है, पेंट्स आर कोलाइड्स, पेंट्स आपका कोलाइड्स है। बहुत सारा जो मेडिसिन होता है, जो सिरप होता है, वो कोलाइड्स होता है, सिरप्स आर कोलाइड्स। मतलब इननंबरेबल यूजेस है कोलाइड के, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें। तो सोचो किसी कोलाइड का प्रिपरेशन बड़ी मेहनत से करा गया, किसी कोलाइड का प्रिपरेशन बहुत मेहनत से करा गया, है ना, और वो कोलाइड अगर कोगुलेट हो जाए तो फिर तो नुकसान होगा ना भाई। अरे होगा ना भाई, सोच के बता। अगर मान लीजिए बड़ी मेहनत से बहुत खर्चा करके किसी कंपनी ने बहुत सारा पेंट्स बनाया, पेंट्स आर कोलाइड्स, और वो सारा पेंट अगर खराब हो जाए तो कंपनी को नुकसान होगा, उसका दिवाला बैठ जाएगा, होगा ऐसा। तो कोलाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी होता है इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ना, तो उसका प्रोटेक्शन करना बड़ा जरूरी होता है। अगर कोलाइड का फॉर्मेशन कहीं पे हो गया, कोलाइड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहीं पे करा गया ना, तो अगला टास्क उसको उसके कोगुलेशन को प्रिवेंट करना होता है, कि उसको कोगुलेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो वही प्रिवेंशन आपको यहां पे डिस्कस करना है, इसको प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स बोलेंगे इस टॉपिक को। तो डिस्कशन आप स्टार्ट करिए, लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, हेडिंग दो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। चलो ध्यान से देख, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। आपको थोड़ा सा पिछली बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी इसी चैप्टर की, अगर आपको याद होगा तो। मैंने कोलाइड के दो टाइप का डिस्कशन किया था ना, उसका डेफिनेशन मैंने नोट कराया था, लायोफोबिक और लायोफिलिक। आपको याद है लिख के होगा। जो लायोफोबिक होगा उसमें हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल कर। जो लायोफोबिक होगा उसमें डीपीडीएम के बीच में रिपल्शन प्रेजेंट होगा, और जो लायोफिलिक होगा उसमें डीपीडीएम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। ऐसा बड़ी आसानी से बोल सकते हैं ना, यही तो हमने डेफिनेशन के तौर पे नोट किया था, आपको याद होगा तो। सबको याद है। अब ध्यान से देखिए, जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो नेचुरल कोलाइड्स है ना, वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो हाईली स्टेबल होता है, उसका कोई कोगुलेशन नहीं होता। सोचना, अगर डीपीडीएम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, अगर डीपीडीएम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा तो कोलाइड का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जब अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो कोई डिस्ट्रक्शन कोलाइड का नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्शन कोलाइड का वहां पर होता है, कोगुलेशन वहां पर होता है जहां पे डीपीडीएम के बीच में रिपल्शन होता है। वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, उसमें कोगुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है।
तो ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं वो केवल हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए। कोगुलेशन लायोफोबिक कोलाइड्स में हो सकता है, लायोफिलिक में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे डीपीडीएम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। उस अट्रैक्शन के कारण से आपका सिस्टम हाईली स्टेबल बना रहता है। तो सिंपल सी बात, जो लायोफिलिक कोलाइड्स होगा वो परमानेंटली स्टेबल होगा। जो लायोफोबिक कोलाइड्स होगा उसमें चूंकि रिपल्शन प्रेजेंट है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, उसमें कोगुलेशन के चांसेस होंगे। उसमें क्या होंगे? कोगुलेशन के चांसेस होंगे। स्टेबलाइजर यूज करना पड़ेगा, सही है, स्टेबलाइजर उसमें यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देख। तो तरीका क्या, स्टेबलाइजर क्या है, वही आपको सीखना है कि स्टेबलाइजर है क्या। मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड ऐड किया जाता है। जैसे बहुत सारे लायोफोबिक कोलाइड का एक सैंपल है जिसका प्रोटेक्शन आपको करना है ना, तो उसमें ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलाइड। उसमें क्या करेंगे? कुछ लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे। ऐसा करने से रिजल्टिंग सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है, उसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। कैसे प्रिवेंट होता है वही सब कुछ आपको यहां पे सीखना पड़ेगा। पहले पॉइंट्स इसका नोट कर लो, पहले पॉइंट नोट करो, उसके बाद मैं समझाता हूं। लिखना स्टार्ट करो। The coagulation of lyophobic colloids. The coagulation of lyophobic colloids. Lyophobic colloids can be prevented by the addition of lyophilic colloids. Addition of lyophilic colloids, है ना? अब इसके नीचे लिखिए मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है वही आपको यहां पे, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होगा यही आपको सीखना होता है। सीधे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन देखो, यहां पे ध्यान से देखना। यहां पे दो केसेस पॉसिबल है, उसको देखिएगा। या तो आपका जो लायोफिलिक कोलाइड का साइज होगा वो लायोफोबिक से कम होगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जो लायोफिलिक कोलाइड का साइज होगा वो लायोफोबिक से कम होगा, है ना? ये हो सकता है। या तो इसका साइज कम हो या इसका साइज कम हो, दोनों में से किसी एक का साइज कम हो जाएगा। तो रूल यहां पर यह कहता है कि जिसका साइज बड़ा होगा ना वो बन जाएगा एड्सॉर्बेंट, और जिसका साइज छोटा होगा वो बन जाएगा एड्सॉर्बेट। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए। जैसे मान लो, जैसे मैंने सोचा पहला केस यहां पे ले सकता है साइज ऑफ, देखिए पहला केस यहां पे ले सकता है कि मान लो जो साइज ऑफ लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड, सॉरी, साइज ऑफ, पूरा लिख, साइज ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, है ना? इसको कंपेयर करेंगे साइज ऑफ लायोफोबिक कोलाइड से। मान लो जो आपका यहां पे लायोफोबिक कोलाइड का साइज है वो लायोफिलिक के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, यह पहला केस हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिंपल। जिसका साइज बिगर होगा वो हो जाएगा एड्सॉर्बेंट, और जिसका साइज आपका स्मॉलर होगा वो हो जाएगा एड्सॉर्बेट। मतलब ऐसा देखिए, बिगर पार्टिकल यहां पर कौन सा, लायोफोबिक कोलाइड का बिगर पार्टिकल यहां पर है जिसका प्रोटेक्शन हमने करना है। तो क्या होगा कि जो लायोफोबिक कोलाइड का बिगर पार्टिकल है ना, उस पर लायोफिलिक कोलाइड का जो स्मॉलर पार्टिकल है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये उस पर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब बता, तो अगर यहां पे कंप्लीट एड्सॉर्प्शन इस तरीके से हो जाए तो क्या लगता है, बोल, सोचना। अब ये जो एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स है वो तो लायोफिलिक है ना, वो तो अपने कह सकते हैं कि सराउंडिंग से अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब ये जो पार्टिकल्स यहां पे एड्सॉर्ब हुआ है, ये जो पार्टिकल्स यहां पे एड्सॉर्ब हुआ है, उसका तो डीपी से, उसका तो डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन मीडियम से, डीएम से वो तो अट्रैक्ट होगा ना। तो आसपास का जो यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा
या जो भी आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा उससे ये तो अट्रैक्ट होगा। फिर जो बाहर का लेयर है वो अट्रैक्टिंग नेचर का हो गया ना, तो जब बाहर का लेयर अट्रैक्टिंग नेचर का हो गया, अगर डीएम से उसमें अट्रैक्शन क्रिएट होने लगा तो आपका जो सिस्टम होगा खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका सिस्टम क्या होगा, खुद से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपका यहां पे छोटा पार्टिकल है वो आपका एड्सॉर्बेट है, जो बिगर पार्टिकल यहां पर है वो एड्सॉर्बेंट है। हमें इसी को सेफ रखना है ना, अरे इसी को सेफ रखना है ना फ्रॉम कोगुलेशन। तो इसको सेफ रखने का तरीका यही हो सकता है, इसके ऊपर डिपोजिशन आप कर दो जो कि नेचुरली होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इस कारण से इसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, ये सिस्टम आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जो स्टेबल होगा वो कोगुलेट नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर ना? इसको नोट कर भाई, मैं बस इंक भर के आ रहा हूं, 1 मिनट, इसको नोट करो जल्दी। चलो दूसरा केस यहां पर क्या ले सकते हैं, मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूं। दूसरा केसेस का जस्ट अपोजिट, दूसरा केसेस का जस्ट अपोजिट है, ये ले लो। नंबर टू इज साइज ऑफ, इसका उल्टा, साइज ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, साइज ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। इसका कंपैरिजन फिर से आपको करना है साइज ऑफ लायोफोबिक कोलाइड से। हमने बोला ना कि इस बार का जो कंडीशन है, इस बार का जो कंडीशन है पिछले बार के रेस्पेक्ट में अपोजिट है, मतलब इस बार जो लायोफिलिक कोलाइड होगा ये बड़ी साइज का होगा। किसके रेस्पेक्ट में बोल, यहां, ये यहां लगाते हैं, ये साइन यहां लगाते हैं। लायोफोबिक कोलाइड यहां पे स्मॉलर है, लायोफिलिक कोलाइड यहां पे बिगर है। कोई ऐसा केस आपको यहां पे दे दे, इट्स अ पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन यहां पर भी अपीयर होगा, बस खाली यहां पे जो रोल्स है वो चेंज हो जाएगा, जो किरदार है वो बदल जाएगा, रोल यहां पे बदल जाएगा। मैंने बोला ना, बिगर वाला एड्सॉर्बेंट है, स्मॉलर वाला एड्सॉर्बेंट है। अब देख, लायोफिलिक कोलाइड का साइज यहां पे बिगर है ना, तो ये पहले से स्टेबल है, ये पहले से स्टेबल है ना। इसके ऊपर जो स्मॉलर पार्टिकल है जिसके कोगुलेशन को रोकना था ना, इसके ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, सोचिए स्टेबल के ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए, भैया छोटा वाला अनस्टेबल है ना, बड़ा वाला स्टेबल है, अगर स्टेबल के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाए, अगर ये स्टेबल के साथ हो ले, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई। देख, ये जो बिगर पार्टिकल्स है इसमें तो कोगुलेशन नहीं होगा, ये तो लायोफिलिक है ना, तो बिगर पार्टिकल से जो स्मॉलर पार्टिकल यहां पे अटैच्ड है, कोगुलेशन उसका भी नहीं होगा, है ना। तो यही इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि बिगर पार्टिकल पे स्मॉलर पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन हो जाता है, इस कारण से कोगुलेशन प्रिवेंट होता है, फिर कोगुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये डायग्राम आप यहां तक ड्रॉ करिए जल्दी से, फिर कुछ बातें इसमें नोट करनी पड़ेंगी ताकि आपको याद रहे। यहां तक जल्दी नोट करो, ठीक है। द स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल, द स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल लिखेगा, द स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल are adsorbed, the smaller colloidal particle are adsorbed on the larger colloidal particle, are adsorbed on the larger colloidal particle, are adsorbed on the larger colloidal particle, larger colloidal particle, and the coagulation is prevented, and the coagulation is prevented, है ना। अब भाई समझे ना इसको, देख ये पार्टिकल, अरे कोगुलेशन इसका होना था ना, ये लायोफोबिक है, अगर ये लायोफिलिक पे अटैच हो जाए, अगर स्टेबल से अटैच हो जाए, सोचना अगर वो स्टेबल से अटैच हो जाए तो क्या इसका कोगुलेशन होगा, लिख के बोल। अरे होगा कोगुलेशन क्या भाई, बड़ा पार्टिकल ये रहा ना, बड़ा पार्टिकल पहले से स्टेबल है, अगर वो स्टेबल से अटैच हो जाए, जिसको खतरा है वो अटैच हो जाए स्टेबल से ही, जो कोगुलेट हो सकता था, अबे समझे सारे, बहुत आसान है, जो कोगुलेट हो सकता था ना, अगर वो स्टेबल के साथ जुड़ गया
तो क्या वो कोगुलेट होगा? नहीं होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, बिगर पार्टिकल पे स्मॉलर पार्टिकल कोगुलेट ये एड्सॉर्ब हो जाता है, इस कारण से कोगुलेशन यहां पे प्रिवेंट हो जाता है। समझे ना ये चीज? आगे अगला डिस्कशन यहां पे है जिसको कहते हैं गोल्ड नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ चुका है गोल्ड नंबर से। क्वेश्चन गोल्ड नंबर से पूछा गया हुआ है ना? तो इसको डिफाइन आप पहले करिए, इसका डेफिनेशन आपको पहले नोट करना है, उसके बाद फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। डिफाइन गोल्ड नंबर लिखे, इसका डेफिनेशन नोट करिए। द मिनिमम अमाउंट of a protective collide, the minimum amount of a protective collide लिखे ब्रैकेट में इन मिलीग्राम, ब्रैकेट क्लोज करिए, कोलाइड इन मिलीग्राम ब्रैकेट क्लोज करिए, required to prevent 10 ml of a gold colloid, 10 ml of a gold colloid, 10 ml of a gold colloid when 1 ml of 10% NaCl, when 1 ml of 10% NaCl solution, 1 ml of 10% NaCl solution is added to it, 1 ml of 10% NaCl solution is added to it, is called the gold number, is called the gold number of the protective colloid, is called the gold number of the protective colloid, gold number of the protective colloid। इसका क्या मतलब होगा? बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहां देख सारे, यहां देखो, लिखना मत, यहां देख पहले। जैसे हमारे पास यहां पर एक वेसल है और इस वेसल में प्रेजेंट है गोल्ड का कोलाइड, यहां पे गोल्ड कोलाइड प्रेजेंट है, वेसल है और यहां पे प्रेजेंट है गोल्ड कोलाइड। गोल्ड, एयू से गोल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें प्रेजेंट है गोल्ड कोलाइड। अब ध्यान से देखना, यहां देख सारे, इसका वॉल्यूम क्या? 10 ml गोल्ड कोलाइड का वॉल्यूम कितना दिया है? तो 10 ml आपको दे रखा है। इसमें ऐड करेंगे, ध्यान से, इसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ 10% NaCl, ये 10% मास में वॉल्यूम है NaCl का, इसमें डालेंगे 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा ना कि जब इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो कोलाइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलाइड का कोगुलेशन हो जाता है ना भाई, कोलाइड का क्या होता है? बोल, कोगुलेशन हो जाता है। अरे पढ़ा ना भी, जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोलाइड का कोगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्जेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सिंपल यहां पे लिखा जा सकता है कोगुलेशन अकर्स, सिंपल यहां पे लिखा जा सकता है कोगुलेशन अकर्स। अगर ऐसा करेंगे कोगुलेशन बिल्कुल हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे बिल्कुल कोगुलेशन होगा। अगर कोगुलेशन को रोकना है तो कुछ प्रोटेक्टिंग कोलाइड यहां पे बाहर से डालना पड़ेगा ना। हाँ भाई, कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड यहां पे बाहर से ऐड करना पड़ेगा, जो कि लायोफिलिक कोलाइड्स होता है। अरे यही पढ़ा था ना अभी, लिख के बोल, अबे समझ में आ रहा? कोलाइड को अगर डिस्ट्रॉय होने से रोकना है तो क्या करेंगे? वी हैव टू टेक सम प्रोटेक्शन, कुछ प्रोटेक्शन आपको लेना पड़ेगा ना। वो प्रोटेक्शन होगा क्या? ऐड द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, जो कि एक लायोफिलिक कोलाइड होगा, उसको आप ऐड करेंगे सिस्टम में, तो आपका जो कोगुलेशन होगा प्रिवेंट हो जाएगा। कोगुलेशन क्या होगा? प्रिवेंट हो जाएगा। लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे तो कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है। अब ध्यान से देखिएगा,
सेम डायग्राम को रीड्रॉ करो, सेम डायग्राम रहेगा, देखिएगा फिर से सेम वेसल, सेम वेसल, इसमें प्रेजेंट है गोल्ड कोलाइड, यहां पे गोल्ड कोलाइड है जिसका वॉल्यूम है 10 ml। तो ठीक है भैया, वॉल्यूम 10 ml, इसमें पुट करेंगे 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। जब ऐसा करेंगे कोगुलेशन होगा। हाँ भाई, जब ऐसा करेंगे कोगुलेशन पॉसिबल होगा। अगर उसको रोकना है तो बाहर से प्रोटेक्टिव कोलाइड को ऐड करना पड़ेगा। मान लो यहां पे हमने मिनिमम ऐड करना है x मिलीग्राम, याद रहे अमाउंट मिलीग्राम में लेते हैं। यहां पे हमने डाला x मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव मतलब लाइफिलिक कोलाइड यहां पर ऐड करेंगे जो कोगुलेशन को प्रिवेंट कर देगा, कोगुलेशन नहीं होने देगा। मान लीजिए मिनिमम x मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करने से कोगुलेशन रुक गया, मतलब ऐसा कोगुलेशन है ना, कोगुलेशन डज नॉट अकर, मान लीजिए कोगुलेशन यहां पे नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्टिंग कोलाइड ऐड करेंगे तो कोगुलेशन होगा नहीं। तो जो प्रोटेक्टिंग कोलाइड यहां पर ऐड करेंगे, मिनिमम जो प्रोटेक्टिंग कोलाइड यहां पर रिक्वायर्ड होगा इस कोगुलेशन को रोकने के लिए, उस अमाउंट को मिलीग्राम में आपको कैलकुलेट करना है। जो डेटा आपके पास अपीयर होगा, जो डेटा आपके पास अपीयर होगा, उस डेटा को गिवन प्रोटेक्टिंग कोलाइड का गोल्ड नंबर कहा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूं, यहां से देखिए इधर इस डायग्राम पे दोबारा, हमारे पास 10 ml ऑफ गोल्ड कोलाइड प्रेजेंट है, उसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl डाल दिया सॉल्यूशन। NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोगुलेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखा मैंने कोगुलेशन अकर्स। अगर कोगुलेशन को रोकना है तो प्रोटेक्टिव कोलाइड आपको सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा जो कि कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स होगा। तो लायोफिलिक कोलाइड यहां पर ऐड करेंगे तो कोगुलेशन आपका रुक जाएगा, कोगुलेशन नहीं होगा, बोल सकते हैं जाना, तो कोगुलेशन यहां पे नहीं होगा। तो जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड के मिनिमम अमाउंट, मान लीजिए x मिलीग्राम यहां पे मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है, जिसको ऐड करने से यहां पे कोगुलेशन पॉसिबल ना हुआ, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिनिमम अमाउंट जिसको ऐड करने से अगर कोगुलेशन पॉसिबल इस केस में नहीं होता है, उसको मिलीग्राम में शो करना है। जो डेटा आपके पास अपीयर होगा वो गिवन प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर कहलाएगा। अब ये तुम बताओ, जरा तुम सोच के बताओ। तो जो प्रोटेक्टिंग पावर है, प्रोटेक्शन, हाँ भाई लाइफिलिक कोलाइड ऐड करने से कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि लाइफिलिक कोलाइड जो है प्रोटेक्टिव पावर शो कर रहा है, वो लाइफोबिक कोलाइड के कोगुलेशन को रोक रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम बताओ प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ एडेड कोलाइड, इसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा कब होगा? जब गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तब ये ज्यादा होगा, या जब गोल्ड नंबर कम होगा तब ये ज्यादा होगा? बोल, क्या लगता है तुम्हें? इसमें हम ऐड करेंगे तो कोगुलेशन यहां पे रुक जाएगा। अगर ये बहुत इफेक्टिव है, अगर बहुत इफेक्टिव है, ये बड़ा पावरफुल है, ये बड़ी आसानी से कोगुलेशन को प्रिवेंट कर लेता है, तो तुम्हें क्या लगता है लेस मास में ही काम हो जाएगा ना? तुम्हें क्या लगता है लेस मास में ही काम हो जाएगा? अगर इसका प्रोटेक्टिव पावर कमजोर है, अगर ये कमजोर सा प्रोटेक्टिंग पावर, मतलब ये कमजोर सा लाइफिलिक कोलाइड है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, तो अगर ये कमजोर होगा, अगर ये कमजोर प्रोटेक्टिंग पावर वाला होगा, तो ज्यादा कोलाइड ऐड करने से तब जाके कोगुलेशन को प्रिवेंट करना पॉसिबल होगा। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है, जो मास यहां पे एडेड होगा, जो मास ऐड करना रिक्वायर्ड होगा मिनिमम, वही मिलीग्राम में गोल्ड नंबर कहलाता है ना। तो हम सिंपल कह सकते हैं अगर गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो जो प्रोटेक्टिंग एक्शन होगा वो वीकर होगा, अगर गोल्ड नंबर आपका कम होगा तो जो एक्शन होगा प्रोटेक्शन का वो स्ट्रॉन्गर होगा। बोल सकते हैं ऐसा ना? तो प्रोटेक्टिंग पावर का कंपैरिजन इसी तरीके से किया जाता है, अगर गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो पावर लेस हो जाएगा, अगर गोल्ड नंबर लेस होगा तो पावर आपका ग्रेटर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बात यहां पे और मैं नोट करके फिर इसको खत्म करता हूं। देख,
अगर गोल्ड नंबर, GN का मतलब गोल्ड नंबर होता है, अगर गोल्ड नंबर आपका ज्यादा है तो जो आपका प्रोटेक्टिंग पावर है, हाँ जी, इस कोलाइड का जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो कम है ना। अगर गोल्ड नंबर आपका लेस है तो जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो ग्रेटर है, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। अरे समझे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई पहले डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ ना। 10 ml गोल्ड कोलाइड आपको लेना है, उसमें 1 ml 10% NaCl ऐड करेंगे, कोगुलेशन पॉसिबल हो जाएगा। उसको अगर रोकना है, प्रोटेक्टिंग कोलाइड आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा यहां पे प्रोटेक्टिव कोलाइड का, उसके मास को मिलीग्राम में कैलकुलेट करेंगे। हम उसके मास को मिलीग्राम में कैलकुलेट करेंगे और जो डेटा आपके पास अपीयर होगा उसको हमेशा और हमेशा कह सकते हैं कि गिवन कोलाइड का गोल्ड नंबर कहा जाएगा। ऐसे आपको प्रोसीड करना है। अगर गोल्ड नंबर ग्रेटर है तो पावर स्मॉलर है, अगर गोल्ड नंबर स्मॉलर है तो पावर आपका बिगर है। ये आपका गोल्ड नंबर हो गया। क्लियर ना? चलो जल्दी नोट करो इसको जरा। कोगुलेशन को फ्लक्चुलेशन भी कहते हैं, फ्लक्चुलेशन, है ना। अगर ये लिखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं हो, ये डबल सी, फ्लक्चुलेशन। कंफ्यूज नहीं हो ना, दोनों सेम है। एक काम करो, चलो अब थोड़ा सा टाइम बचाया तो काम करो, इसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। 23rd क्वेश्चन पे आना जरा, CRQ 23rd क्वेश्चन, CRQ 23rd क्वेश्चन पे आओ। बस ये करके मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से देखना। The gold number of some colloidal solution is given below. The protecting power of these colloidal solutions follow the order. बता तो जरा, ये क्वेश्चन आ चुका है, मेंस का क्वेश्चन है, ये काफी पहले का मेंस का क्वेश्चन है ये। हाँ भाई बता, ए बी सी आपको दिया है ना, 3 कोलाइड्स दिए हैं, ए बी और सी, अरे दिया हुआ है, सबका गोल्ड नंबर दिया हुआ है ना। प्रोटेक्टिंग पावर का कंपैरिजन करना है कि भाई कौन ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर का होगा और कौन लेस प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। कर लोगे सारे? जिसका गोल्ड नंबर लीस्ट है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर कंटेन करता है ना, यही बात तो मैं भी बता रहा था। तो अब ध्यान से देखो, डेटा देखो, सबसे कम किसका गोल्ड नंबर है? ए का ना, तो ए का जो प्रोटेक्टिंग पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा सी का ना, तो सी का जो प्रोटेक्टिंग पावर होगा वो सबसे कम होगा और बी बीच में आएगा। अबे समझे सारे, लिख के बोल। अरे समझे सारे, 2-4 ही लोग आंसर करो, बाकी लोग का क्या? अरे बाकी लोग का क्या, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब तो समझा दिए, काफी सारा टाइम लेके समझा दिया इसको मैंने। गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा अमाउंट यहां पर रिक्वायर्ड होगा तो समझो इसमें उतना पावर नहीं प्रोटेक्ट करने का। लेस अमाउंट अगर रिक्वायर्ड होगा तो प्रोटेक्शन का पावर ग्रेटर हो जाएगा, बोल सकता है ऐसा ना। तो अगर गोल्ड नंबर ज्यादा है तो पावर कम है, गोल्ड नंबर कम है तो पावर ज्यादा है, ऐसा बोलेंगे। तो जिसका गोल्ड नंबर लेस होगा वो ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर शो करेगा, जिसका ज्यादा होगा वो लेस प्रोटेक्टिव पावर शो करेगा, और ये फिनिश है ना। तो टाइम तो हो गया, तो काम करो, इसको नोट कर लो और क्विट कर दो, है ना। ये नोट करो, सारे डायग्राम अच्छे से नोट करो, उसके बाद क्विट कर दो। ओके, मैं क्लास अपनी तरफ से खत्म कर रहा हूं, नोट करके क्विट करो।